वेलकम। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, ये लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। मैं हूँ प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। और बात हम क्या करते हैं? पैसों की करते हैं। नाम ही है ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। और पैसे से जुड़ा एक कॉमन सवाल जो सबके मन में है वो ये, कहाँ पैसा बनेगा? इसका जवाब सबको चाहिए। ऐसा स्टॉक बता दो जो मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। वो स्टोरीज जिसमें आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिसके दोस्त के अंकल ने एक ऐसा शेयर खरीदा और ऐसी कमाई की कि क्या कहने, और उसके सामने आपको लगता है भाई मैंने क्या गलती की है, मुझे ऐसा कोई स्टॉक क्यों नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं लगता है कि क्या करें, अभी मार्केट के जो उथल पुथल के बीच में बहुत बार लगता है गलत फैसला ले लिया क्या, कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम राइट स्टॉक्स में नहीं कर रहे, राइट जगह पे नहीं कर रहे, क्या करना है। तो आपके सारे फियर्स, आपके इन्वेस्टमेंट की सारी मिस्टेक, और आप जिस तरह से स्टॉक ढूंढते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब आज मेरे खास मेहमान इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं विवेक बजाज, फाउंडर स्टॉक एज। और विवेक की वीडियोस बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम श्योर अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि विवेक कितनी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। विवेक, वेलकम टू मनी 9। अच्छा तो ये होता कि आप हमारे दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ बैठते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था और मैं विवेक के पास अभी पहुंच नहीं सकती थी, तो हमने सोचा हम इसे ऑनलाइन ही करते हैं। नॉनदलेस विवेक, थैंक यू, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकूं। सो एक्सप्रेस तो आप बहुत सारी बातें करते हैं एंड आई लव योर वीडियोस, जिस आप सिंप्लिसिटी से कहते हैं। पर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ विवेक, आप फाइनेंशियल एजुकेटर बनने से पहले आप ट्रेडर थे, ट्रेडिंग करते थे, फिर आपने जो है कंटेंट मेकिंग की दुनिया में कदम रख लिया। तो ये जो पूरी जर्नी थी ये कैसी रही है? अभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं या सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं? सो जस्ट थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये पूरी जर्नी कैसी रही है आपके लिए। जी जी। 2006 लेके चलूँगा मैं आपको, जब मैं बॉम्बे से कलकत्ता वापस आया और मैंने जो मैं वहाँ काम करता था, कमोडिटी एनालिसिस करता था बॉम्बे में। तो मैं कलकत्ता आके मैंने कमोडिटीज़ ट्रेडिंग चालू किया, क्योंकि मुझे लगता था कि एनालिस्ट होके तो मैं राइट होता हूँ, तो अपने ट्रेडिंग करके अपने लिए पैसे बना लूँ। बट वो सोच ही बस एक सोच थी। 6 महीने लगे, रियलाइज़ ये हुई कि एनालिसिस हो के राइट होना एक अलग बात है और एक्चुअल में उसको ट्रेड करके पैसा बनाना बहुत ही अलग बात है। तो फॉर्चुनेटली मुझे 6 महीने में एक सीख मिल गई कि एक्चुअल में ट्रेड कैसे करते हैं। तो 2006 के एंड से मैंने ट्रेडिंग में पैसा बनाना चालू किया और बहुत लकी था कि 2007-2008 का तेज़ी मुझे मिला। और एज ए ट्रेडर आपको तेज़ी में भी पैसे मिलते हैं, और अगर आप मार्केट का जो फॉल हो उसको भी पकड़ लें तो आपको डबल पैसा मिल जाता है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि 2008 की तेज़ी और मंदी दोनों में मैं पार्टिसिपेट कर पाया। और कमोडिटीज़ के अंदर में मैंने अपना एक बेस बना लिया। फिर उसके बाद करेंसी मार्केट आया, उसमें मैंने काफ़ी ट्रेड किया। अगेन मैं कहूँगा लकी हूँ कि बीन देयर एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग। शायद मेरा एक प्रोएक्टिवनेस वाली अप्रोच है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ नया है उसमें हाथ डालूँ और कोशिश करूँ उसमें जो अवेलेबल मलाई है उसको खा जाऊँ। और फिर उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आ गई, तो मैंने टेक्नोलॉजी पे दिमाग लगाया और HFT डेस्क बनाया अपना, ताकि हम एल्गो कर सकें और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कर सकें, खाली डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग ना करें। तो ये मेरा इनिशियल कुछ साल 5-6 साल थे जो कि बड़े अच्छे थे। और 2013 से मैंने सोचा कि कुछ अपने होने का एग्जिस्टेंस को रेलेवेंस करते हैं, सोसाइटी को कुछ वापस देते हैं। तो मैंने एजुकेशन वाली अपनी इनिशिएटिव चालू की। पहले मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ईलर्न मार्केट्स, जो कि फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन मार्केट प्लेस है। फिर उसके बाद हमने स्टॉकेज बनाया 2016 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को अनबायस्ड डेटा एनालिटिक्स दिया जाए और जो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि टिप प्रोवाइडर्स या अदर जो शोर वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे दूर हो जाए। तो वो काम किया। फिर यूट्यूब आ गया। यूट्यूब 2018 से मैंने पकड़ा। मुझे लगा कि यूट्यूब बहुत अजबी दुनिया है, आप देश के कोने तक पहुंच सकते हैं, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी यूट्यूब में चालू की। तो ये जो पॉडकास्ट का सिलसिला है ये मैंने चालू किया, फेस टू फेस पॉडकास्ट चालू किया 2018 में। 19 पे वो अच्छा पिकअप किया और फिर मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे अपनी बातें करनी चालू की, जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि शेयर बाज़ार में रह के बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसे तो बनते ही हैं, बट साथ में
एक वैल्यू ऐड जो हम अपने अंदर और बाहर वालों के लिए कर सकते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो लॉन्ग जर्नी और बहुत सारे आपने हैट्स बदले हैं, एनालिस्ट से ट्रेडर बने, ट्रेडर से फिर आपने जो है और थोड़ा सा अपने पूरे पैरामीटर को पढ़ाया और फिर कंटेंट मेकिंग। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विवेक बजाज कहाँ अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो कैसा है? क्योंकि आपने एक वीडियो किया था कि आप जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करके कैसे मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर कोई विवेक का पोर्टफोलियो कॉपी करना चाहे तो अभी क्या चल रहा है आपकी पोर्टफोलियो में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ओपन एंडेड मैं कर लेता हूँ इसको ताकि सबको समझ में आ जाए। तो मैंने जब करियर चालू की थी तो मैं स्कैल्पर था। मैं 3 मिनट के ट्रेड्स करता था, लेता था, और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता था 3 मिनट। बिकॉज कमोडिटीज़ के अंदर में स्कैल्पिंग बहुत अच्छा वर्क करता था, एटलीस्ट उस समय जब बहुत ज़्यादा एल्गोस नहीं थे, रोबोट्स नहीं थे और मैनुअल ट्रेडिंग हो रहा है। तो स्कैल्पर के रूप में मैंने अपना चालू किया करियर। फिर करेंसी में भी स्कैल्पिंग किया, मैंने स्प्रेड ट्रेडिंग किया, कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग किया। तो मैं ट्रेडर था जो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक स्क्रीन के सामने रहता था और एंजॉय करता था मोर देन एनीथिंग एल्स। जब भी ट्रेडिंग की बात होती है आपको मेरे चेहरे पे स्माइल नज़र आएगी, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता था ट्रेडिंग करने में। लेकिन 2013 में मैंने थोड़ा अपना गोल पोस्ट शिफ्ट किया। मेरी खुद की एक निजी कुछ डेवलपमेंट्स थे जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं 9 से लेकर 12 बजे तक रात को ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने पैसिव ट्रेडिंग की तरफ अपना रुख दिया। तो मैं स्विंग ट्रेडर बन गया जिसमें मैं पोजीशंस रखता था कुछ दिनों के लिए, और लार्जली वो स्टॉक्स के अंदर में ही काम हो सकता है बिकॉज स्टॉक्स में फिर भी स्विंग्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। कमोडिटी करेंसी में स्विंग्स आते हैं बट वो बहुत ही फियर्स होते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पे एक्टिव बैठना बहुत ज़रूरी है। बट स्टॉक्स में दिन भर स्क्रीन पे बैठने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैं स्विंग ट्रेडर बन गया। 4-5 साल मैंने स्विंग ट्रेडिंग की। उसके बाद मैं इवॉल्व हुआ जैसे जैसे प्रियंका जी, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे कैपिटल बेस बढ़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर चेंजेस आते हैं। तो मैं स्विंग ट्रेडिंग से मोमेंटम इन्वेस्टर बन गया। तो अभी मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ और 2 महीने 3 महीने के लिए स्टॉक्स में पोजीशन बनाता हूँ जहाँ मोमेंटम मुझे दिखता है। और मेरा टारगेट है कि आने वाले 3-4 साल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख लूँ ताकि बड़ी कंपनीज में बड़ा स्टेक लेके बस बैठ जाओ और लेट द एंटरप्रेन्योर डू द वर्क एंड वी एंजॉय दिस होल जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद द एंटरप्रेन्योर। ओके, सो जो कोई कोई शुरुआत कर रहा हो विवेक, उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी जर्नी में हमने देखा कमोडिटी से आप स्टॉक पे आए, स्टॉक से अब आप कह रहे हैं आप मोमेंटम कर रहे हैं और आपके पास एक फॉरवर्ड प्लान है कि फाइनली मुझे एक वैल्यू इन्वेस्टर तक पहुंचना है एंड विच विल बी प्रॉब्ली जहां आप थोड़ा रिलैक्स है। पर एक नया इन्वेस्टर, उसको क्या करना चाहिए? उसको आप क्या बताना चाहेंगे? जो फर्स्ट टाइम है, बिगिनर है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके तो इसको अपने काम करते हैं कि एज वाइज इसको तोड़ देते हैं आंसर को। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 4 कैटेगरी के लिए, बिकॉज चारों के लिए अलग अलग आंसर है। जो 20 साल वाला है, जो शायद उसने अभी तक कमाई खुद की नहीं चालू की है या मे बी पॉकेट मनी कुछ मिल रहा होगा, उससे वो कुछ पैसे बचा सकता है, जो एजुकेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है बट साथ में शेयर बाजार का नॉलेज भी गेन करना चालू कर चुका है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्यारा एज है जहाँ पर लर्निंग फोकस होनी चाहिए, शेयर बाजार की अंडरस्टैंडिंग फोकस होनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ नॉट अबाउट जस्ट इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कंपाउंड योर नॉलेज। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे बिजनेसेस का समन्वय है। तो अगर कोई इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा शुरुआती दिनों में तो नॉलेज का कंपाउंडिंग तो तय है, होना ही है उसका। अगर इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करनी है 20 साल की उम्र में, तो मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट तरीका। SIP चालू करो, इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप वो जो एक शेयर बाजार में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जर्नी है उसमें आप उतर पाएंगे। बाय द टाइम आप 30 के होते हैं तो आप बेसिक सेविंग कुछ कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आप ज़्यादा खर्चीले नहीं हैं तो सेविंग्स हो जाती है बैंक अकाउंट में। तो अब आप कोशिश करते हैं कि चलो मेरे पास 4-5 लाख रुपए हैं, अब इसको मैं प्रूडेंटली कैसे इन्वेस्ट करूं। तो ऑब्वियसली आप यंग हैं तो आप थोड़ा एग्रेसिव होना चाहेंगे, थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे। तो मैंने इसका एक हैक बना रखा है कि आपकी जो एज है उतना परसेंटेज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डालिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग में डालिए। चाहे आप निफ्टी के थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज के थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट आपकी एज के आधार पे डालिए। जैसे अगर आप 20 साल के हैं तो 20% आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपके पास जो करियर है वो आने वाले 50, 60, 70 साल का करियर है,
तो 20 साल की उम्र में आप मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप 21 के हुए 21% ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट, आप 22 के हुए तो 22% ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट। तो ये क्या आपने अंदर में आपने रूल डाल दिया कि जिस दिन मैं 25 का हो जाऊंगा मेरा ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट का 25% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना चाहिए, बाकी जो है 75% वो एक्टिव इंगेजमेंट वाली चीज़ है। तो अब उस पर डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। अगर आप हफ्ते का 10 घंटा दे सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स भी कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ऑप्शंस वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास केवल 2-3 घंटे ही हैं हफ्ते के, तो आप वीकेंड ट्रेडर बन जाइए। आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करिए कि वीकेंड में एनालाइज कर रहे हैं और वीकडे के अंदर में अलर्ट्स डाले हुए हैं, जब भी स्टॉक के अंदर में कोई ट्रिगर हुआ आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर ले। तो वो जो 75% है ना, जो थोड़ा एक्टिव माइंडसेट के लिए यूज़ करें, और 25% जो है वो पैसिव माइंडसेट के लिए यूज़ करें। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप देखिए आप बराबर के हो जाएंगे कि 50 साल की उम्र में आप 50% कैपिटल एक्टिव माइंडसेट के लिए और 50% कैपिटल पैसिव है। बाय द वे, पैसिव माइंडसेट में आप म्यूचुअल फंड भी डाल सकते हैं कि आप नहीं दिमाग लगाना चाहते, आप चाहते हैं फंड मैनेजर को दे दो, वही कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन जो मेरे पास बाकी बैलेंस है उसमें मैं एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, बिकॉज खुद का मैनेज करने से इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन बहुत होती है, विच रियली हेल्प्स यू टू इवैल्यूएट अदर फंड मैनेजर्स। जो आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, आप उसकी आपको पहचान हो जाती है। प्लस माइंड बहुत चलता है, विच इज़ एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, कि माइंड चलते रहना चाहिए। ओके, सो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई। अब मैं प्रेजेंट सिनेरियो पर पूछना चाहूँगी, पर हम इन्वेस्टमेंट पर वापस भी आएंगे क्योंकि मेरे मन में और भी कई सवाल हैं। बट अभी पिछले साल काफ़ी जो है बाज़ारों में हमने गिरावट देखी है। बाज़ार थोड़े से अब संभलते हुए दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ की चिंता अभी भी है, ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई है। आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट ने सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है और अब भारतीय बाजार ऑल इज वेल मोड में आ गए हैं? क्या सब कुछ ठीक दिख रहा है? जी जी, प्रियंका जी, अगर हम जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो अगर हम देखें तो थोड़ी सी जब ऊपर जाती है तो हमको कुछ बिल्डिंगें होती है वो दिखती हैं, और कुछ बिल्डिंगों के जो पेंट्स खराब हो रखे हैं वो भी दिखने लग जाते हैं कि अरे इसकी तो बिल्डिंग की हालत ख़राब है। फिर जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमको अलग ही दुनिया दिखती है, और जब हम ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं तो बड़ी प्यारी और अलग ही दुनिया दिखने लग जाती है। शेयर बाज़ार में भी यही है कि जितना हम इसको डेली बेसिस पे एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे हमको उतनी तकलीफ होगी, उतना हमको रैंडमनेस दिखेगा, जजमेंट बनाने का नीड दिखेगा कि यार ये टैरिफ का क्या होगा, ये वॉर चालू हो गया, इसका क्या हो गया। ये है शॉर्ट टर्म विजन जो हमको दिख रहा है, राइट। लेकिन द मोमेंट हम और ऊपर चले जाते हैं कि अगर हम 100 साल की हिस्ट्री अगर शेयर बाज़ार की स्टडी करें तो ये जो होना था ये होना था। इसमें रीज़न जो है कुछ भी हो सकता है। ये जो तेज़ी आई, ये इतने साल से जो तेज़ी चल रही है, कहीं ना कहीं जाके ये तेज़ी रुकेगी। अब रुकने के कारण होते हैं कि टैरिफ एक कारण बन गया या वॉर एक कारण बन गया, बट एक्चुअली में उसके कारण वो नहीं हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट कुछ और है कि तेज़ी के अंदर में एक बार विराम आना चाहिए था, वो विराम चल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आपको ये सब बहुत सोचनी पड़ती है कि इसके कारण क्या, किस स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। जैसे वॉर हुआ अभी इंडिया पाकिस्तान में, एक छोटा सा युद्ध नहीं कहेंगे बट हाँ एक छोटा सा इंगेजमेंट हुआ, तो आप देखिए उसके बाद से डिफेंस स्टॉक तेज हो गए, राइट। अब क्या ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये तो समय ही बताएगा, बट इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या नज़र आ गया कि क्योंकि इंडिया ने इतना अच्छा एक्ट किया तो इंडिया के जो डिफेंस बनाने वाली कंपनीज है इनका डिमांड क्रिएट हो गया कि अब यहाँ से भी लोग परचेज करेंगे और हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो छोटी अवधि पे कॉज एंड इफेक्ट और बड़ी अवधि पे कॉज एंड इफेक्ट दोनों बहुत ही अलग सोच है। तो मैं इसको ट्रम्प वाला, ये टैरिफ वाला और ये जितने भी एक्शंस है ना, इनको मैं छोटे बास्केट में डालना चाहूँगा जहाँ पर एक्टिव ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है। जो मिड टू लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं उनको इन सब को उतना वेटेज नहीं देना चाहिए। वो बिजनेस साइकिल्स जो है वो ही डिसाइड करेंगे कि आपका रिटर्न कितना बनेगा। आपने डिफेंस की बात की, तो इस मोमेंटम को आपने पकड़ा था क्या? आपने यहाँ पर अपना पैसा लगाया था क्या? एक्चुअली मैं क्या ना सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं बहुत ओपनली ये नहीं बता पाऊँगा कि मैंने लगाया था कि नहीं, बट हाँ हमने एज अ स्टॉकेज भी हमने कैप्चर किया था इसको। और देखिए मैं बहुत डेटा ओरिएंटेड हूँ, मुझे लगता है कि डेटा में सब कुछ है।
तो अगर आप डेटा को क्लोजली स्टडी करें तो उस सेक्टर में ब्रेथ पॉजिटिव हो गया था। ओके। अब पॉजिटिव ब्रेथ किसी सेक्टर में होना मतलब एक जो इंटेंसिटी होती है बाइंग की उस सेक्टर में वो दिख जाना, और फिर उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसका मोमेंटम स्कोर बहुत अच्छा है। जो हमने स्टॉकेज में बना रखा है एक मोमेंटम स्कोर, बड़ा सिंपल सा, उसको ट्रैफिक लाइट जैसा बना दिया है कि ग्रीन मतलब लेना है, येलो मतलब रिव्यू करना है, रेड मतलब बेच देना है। तो जिस सेक्टर के अंदर में दिख रहा है कि ब्रेथ पॉजिटिव हो गया है, मोमेंटम आ गया है, उसके अंदर गए तो वो स्टॉक देख लिए जिसमें अभी ग्रीन इमर्ज हो गया है, और थोड़ा बहुत टेक्निकल स्टडी करके प्राइस एक्शन अगर देख ले कोई, उतना टफ नहीं है प्रियंका जी, बस खाली वो करने वाली बात है कि सीख के करना है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, अभी इन्वेस्टर्स को इस समय के बाजार में पैसा लगाना चाहिए या अभी कैश होल्ड करके बैठना चाहिए, यानी अभी कुछ नहीं करे, अभी बस वेट एंड वॉच मोड पर है? अगर आप इन्वेस्टर है तो पहला प्रश्न ये आता है कि आप क्या इन्वेस्टर हैं। क्या आप जैसा मैं हूँ, क्या आप वैसे हैं कि आप मिक्स ऑफ मोमेंटम और वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे जैसे ही लोग हैं जो अच्छा कि विवेक जी, मगर दोनों मैं कहूँ, का मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो लॉस नहीं खाना है मुझको, ठीक है तब क्योंकि ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है, लॉस नहीं खाना है। और अब क्या है, आप कहते हैं डेली बेसिस पे मार्केट को मॉनिटर नहीं करो, कैसे नहीं करें? हमारे फोन पे अब पूरा हर एक मिनट का अपडेट आ रहा है। पहले तो ये होता था कि भाई टीवी खोलो और आप एक बिजनेस चैनल लगाओ तो आप वो स्क्रॉल में देख रहे हो या सुन रहे हो लर्नेड लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन अब हाथ में है। तो मेरे को आपने कहा ना कि मैंने पूछा कि कहाँ पैसा लगाया, आपने कहा आप कैसे इन्वेस्टर हो। मैं ऐसा इन्वेस्टर, लॉस नहीं खाना है भाई, पैसा बनाना है। मैं बोलूँ प्रियंका जी, आप है ना, पहले तो अपने मोबाइल फोन से ब्रोकर का ऐप को अनइंस्टॉल करिए, ठीक है? क्योंकि वो आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर इम्पल्स क्रिएट कर रहा है, आपको बार बार बुला रहा है कि मुझे खोलो और देखो, अपने पीएल को देखो। ये हमको नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जितना आप अपने पीएल को देखेंगे उतना आप ट्रांजैक्ट करेंगे, उतना उनको फायदा है, क्योंकि वो तो आपके ट्रांजैक्शन से पैसा बना रहे हैं, ठीक है? आइडियली क्या करना चाहिए कि आपको लॉगिन करना चाहिए वेब टर्मिनल पे, राइट? जहाँ पर तकलीफ होती है लॉगिन करने में, पासवर्ड डालना पड़ता है, ओटीपी डालना पड़ता है, जितनी तकलीफ देंगे अपने आप को उतना अच्छा है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हैं प्रियंका जी, तो वीकडे में देखना ही नहीं चाहिए बाजार को, वीकेंड में देखना चाहिए। ओके। शनिवार का एक कैलेंडर डाल दीजिए कि शनिवार को 3 से 4 मेरा समय है, जब मैं मार्केट, या 3 से 5 जितना आप दे सकते हैं, उसी समय में देखूंगा कि लास्ट वीक मेरा पोर्टफोलियो का क्या हुआ और क्या मुझे करना है, क्या मुझे कुछ लेना है, क्या मुझे कुछ बेच देना है। और मंडे सुबह 10 से 11 बजे ट्रांजैक्ट करके भूल जाइए फिर आप, बहुत जरूरी वीकेंड्स है। ओनली। ओनली वीकेंड, आई प्रमोट पीपल टू बिकम वीकेंड ट्रेडर, वीकडे ट्रेडर आप मत बनिए। और आप इन्वेस्टर है तो एनीवेज ही आपको वीक में, वीकेंड में भी नहीं देखना चाहिए। इन्वेस्टर है तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार देखना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है उसमें क्या चल रहा है। नहीं तो क्या होगा, आपसे शेयर बिक जाएगा और ऊपरी भाव में वापस आप लेंगे। तो ये ट्रांजैक्शनल थॉट प्रोसेस को थोड़ा हटाना पड़ेगा, और अगर आप इन्वेस्टर है तो बिजनेस थॉट प्रोसेस डालना पड़ेगा। और कंपनी जब हर 3 महीने में रिजल्ट निकाल रही है तो आप उसके पहले क्या ही कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे कंपनी के बारे में? अल्टीमेटली आप तो रिजल्ट देख के व्यू बनाएंगे कि मुझे कंपनी रखनी है कि नहीं रखनी है। सो क्वार्टरली बेस्ड अप्रोच भी अच्छा हो सकता है, बाजार से ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। अच्छा, इस साल मार्च तक बहुत नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का, ठीक है? मतलब सारे जो भी थे, वैल्यूएशंस की चिंता थी, एफआईआईज का निकलना, ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया हुआ था, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? आप क्या सलाह देते हैं? नुकसान जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, अगर थोड़ा 4 साल 5 साल 6 साल पहले जिन्होंने चालू किया है, आप देखिए उनका नुकसान नहीं है। उनका जो प्रॉफिट है उसमें से पैसा चला गया है, ठीक है? अनटिल उसने लिवरेज किया, लास्ट में आके उसने बोरोइंग की और उस बोरोइंग पे थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेड कर लिया कि भाई हमारी चादर इतनी है बट हमने चादर से ज़्यादा काम किया है, तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड आपके नुकसान ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द लिवरेज इम्पैक्ट। तो जो पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं शेयर बाजार में, उनका नुकसान नहीं हुआ होगा अनटिल यू हैव डन सम मिस्टेक। हाँ, नुकसान उनका हुआ है जो पिछले 1-2 साल में आए और जिनको लगा कि ये बहुत ईजी है और लग गए आते के साथ में बटन दबाना, उनका नुकसान हुआ। आई थिंक इसको लर्निंग कॉस्ट मान लेते हैं।
तो शेयर बाजार भी ये गुरुकुल है ना, यहाँ पर भी तो आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, जितनी जल्दी दे देंगे उतना अच्छा है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस शेयर बाजार में बहुत घातक होती है। जब हम शुरुआत करते हैं और पैसे कमा लेते हैं तब फिर हम किसी और को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन हमने क्योंकि शेयर बाजार में एंट्री किया, वहाँ पैसे लग गए, तो इट्स अ बेस्ट सिचुएशन कि आपने पैसे खो दिए, अब आप तैयार हैं, सीख चुके हैं, और उस नुकसान को ना लर्निंग कॉस्ट समझ के भूल जाइए। अगर आप नुकसान को रिकवर करने का काम करने लग गए तब तो मतलब बहुत ही घातक है, बिकॉज इट्स कॉल्ड रिवेंज ट्रेड, कि मेरा कैसे नुकसान होता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। द मोमेंट वी गेट इनटू दैट मोड इन आवर लाइफ, आप देख लीजिए किसी ने भी किसी के अगेंस्ट कुछ भी रिवेंज लिया है तो खुश तो वो नहीं रहा है, चाहे उसने रिवेंज में जीत हासिल कर ली हो। तो शेयर बाजार में नेवर डू रिवेंज ट्रेड। इफ यू हैव लॉस, जस्ट कंसिडर इट टू बी लर्निंग कॉस्ट। और एक बहुत प्यारी मूवी थी जिसमें उन्होंने एक टैगलाइन दिया था ना, रीस्टार्ट रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट करिए, जो हो चुका है उसको भूल के रीस्टार्ट करिए। वाओ, आई लव दिस लाइन, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पहले ही वाव कह दिया, और अब मैं आई रियली वांट टू टेल यू, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि रिवेंज में जो है किसी को खुशी नहीं मिलती है। अच्छा, आपने क्या गलती की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में? ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि विवेक बजाज ने कोई गलती नहीं की। सो मुझे बताइए, वो एक गलती जो आप अभी भी लर्निंग, आपने कहा ना इसको लर्निंग मानिए या गुरु दक्षिणा मानिए, तो कोई गलती जो आप विवेक बजाज की रही हो जो आपके लिए बड़ी लर्निंग रही हो? आई एम श्योर ऑल भी इन्वेस्टर्स इसे समझ पाएंगे। यस प्रियंका जी, और गलतियां वो फिर कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और आज भी अपने आप को कोसता हूँ कि यार ये रिपीट कैसे कर सकता हूँ गलती, बिकॉज ये तो मेरे चेकलिस्ट में थी कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है। बट फाइनली मार्केट ऑल्सो टेल्स यू दैट यू आर ह्यूमन एंड यू विल कंटिन्यू टू डू द मिस्टेक। एक जो कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं और मैं भी करता हूँ, इसकी किसी के बोलने पे शेयर ले लेना। आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, बिकॉज हम जितना भी किसी को भी इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसिंग इंसान समझें, वो आके कभी भी अपने को एग्जिट नहीं करवाएगा। शेयर दिलाने वाले बहुत लोग हैं बट एग्जिट कोई नहीं करवाता है। और अगर मैं अपना पूरा लास्ट 20 साल का हिस्ट्री देखूं कि मैंने जितने स्टॉक्स में पैसा कमाया और जिसमें पैसा खोया, खोने वाले लिस्ट में वही स्टॉक्स है जो मैंने किसी के बोलने पे जहां मैंने अपने सोच से कुछ लिया वहां मेरा एग्जिट प्लान भी क्लियर था। जहां मैंने किसी और की सोच पे अपने आप को बिल्ड किया, वहां मुझे एग्जिट प्लान नहीं पता था, तो शेयर मेरे पास रह गए। बट ये एग्जिट करना ना, मतलब विवेक आपके जैसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स समझते हैं, कई बार लोगों को एग्जिट करने में वो जो कहा ना कि मुझे कैसे ये लॉस हो रहा है और थोड़ी देर रख लेता हूँ, कुछ तो बेटर हो जाएगा, तो वो एग्जिट जो है ना, वो पॉइंट समझना और एग्जिट कर जाना, मतलब समझ भी आ रहा है कि इसमें आप कुछ नहीं हो रहा है, निकल जाओ, तब भी नहीं हो पाता है। मैं बहुत सिंपल एक हैक देता हूँ। कभी भी ये मत मानिए कि आप एग्जिट कर रहे हैं तो आप लॉस कर रहे हैं। डोंट कंसिडर टू बी अ लॉस। जस्ट एज्यूम कि आप ट्रेड शिफ्ट कर रहे हैं एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में। आपके माइंड पे इतना असर पड़ेगा इस चीज का, क्योंकि हमको प्रॉब्लम है कि हम लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं, राइट? पर हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि रिलायंस से मैं निकल के जियो में चला गया या कोई भी और स्टॉक में, वोडाफोन से निकल के मैंने जियो में इन्वेस्ट कर दिया, राइट? क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि क्योंकि ये स्टॉक नहीं चल रहा है और इसका ट्रेंड भी नीचे की तरफ है, कब रिकवर करेगा मुझे पता नहीं है, तो मैं क्यों ना उस स्टॉक में डाल दूं जहां रिकवरी करने के चांस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एंड फाइनली स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और ये सबसे बड़ा डोमेन है डेटा साइंस का। यहाँ इतना डेटा है, शायद सेकेंड सोर्स ऑफ बिग डेटा इन द वर्ल्ड इज प्रॉब्ली इंटरनेट। जो ई कॉमर्स कंपनीज है उनके पास इतना डेटा होता है, शेयर बाजार के पास इतना डेटा है। तो अल्टीमेटली इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। तो आप एक शेयर से दूसरा शेयर में शिफ्ट कर रहे हैं, लॉस बुक नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपके माइंड में ये क्लियर हो गया तो आपको ट्रेड बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉस को कम करने की आप प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं जब आप इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। सो मैं आपसे कैसे ये नहीं पूछूं कि कौन से वो सेक्टर हैं जहां मोमेंटम देख रहे हैं आप? कोई सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई कर सके जहां प्रॉफिट होगा, मतलब ऐसा ना वैसा, सिर्फ पैसा तो बनाना ही है हमें, तो सेक्टर्स तो बता सकते हैं आप विवेक? जी देखिए, बहुत डायनेमिक है मार्केट, एंड वेरी ऑनेस्टली
6 महीने का व्यू लेना किसी भी सेक्टर पे एटलीस्ट मोमेंटम वाइज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग थीम्स को स्टडी कर सकते हैं और उसमें एक लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। 6 महीना प्लस, मेरे लिए 6 महीना प्लस इज लॉन्ग टर्म। मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब मैक्सिमम 6 महीने का पोजीशन होता है प्रियंका जी, जब आप मोमेंटम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो मैंने कभी भी किसी स्टॉक को 6 महीने से ज़्यादा रखा होगा इन माई मोमेंटम बुक। ओके, मोमेंटम में ना सेक्टर रोटेशन बहुत क्रिटिकल है कि एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में घुस रहा होता है और वो टिपिकली हर 2-3 महीने में नए सेक्टर की लीडरशिप आती है। ओके, या पुराना सेक्टर जो लीडर कभी था वो वापस से इमर्ज होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी सेक्टर रोटेशन, और वो हमने स्टॉकेज में ना इतना क्लीनली प्रेजेंट कर दिया है कि कुछ नहीं करना है, खाली सेक्टर रोटेशन में जाना है और जहाँ सबसे ज़्यादा हरियाली है वहीं पर ही फोकस करना है और उन्हीं में से स्टॉक जिसमें स्कोर अच्छा है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो आज के रेट में मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से सेक्टर्स है जिसमें हरियाली ज़्यादा है, बट ये लिस्ट चेंज हो जाएगी। ये प्रॉब्ली दो हफ्ते बाद ये पूरा डिफरेंट लिस्ट हो सकता है, बिकॉज मार्केट में सेक्टर रोटेट होते हैं, एक जगह से पैसा निकल के दूसरी जगह जाते हैं। ओके, सो ये आप इसलिए हमारे सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं करना सही समझेंगे। थर्ड वीक ऑफ मे आज मैं आपको बोल भी दूं कुछ तो फिर उसका बहुत छोटा शेल्फ लाइफ है। मैं प्रेफर करूंगा मैं आपको एक प्रोसेस बताऊं कि आप कैसे इसको लाइफ टाइम देख सकते हैं, रादर देन मैं अभी आपको 4 सेक्टर बता भी सकता हूं, बट क्या वो उससे जो लोग 1 हफ्ते 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ये वीडियो देखेंगे हो सकता है उनको लगे कि यार ये सेक्टर तो नहीं चल रहा है, आपने तो कहा था। सो प्रोसेस की सेक्टर रोटेशन को आप स्टडी करना सीखिए, और स्टॉकेज में इतना इजी कर दिया हमने प्रियंका जी कि कई बार मुझे सरप्राइज होता है कि इतना इजी कैसे हो गया। शायद लोगों को भी लगता होगा इतना इजी तो हो नहीं सकता, यहाँ कुछ ट्रिक है। ओके, सो अभी अगर किसी को पैसे लगाने हैं इस बाजार में तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? मैं स्टॉक्स नहीं पूछ रही हूँ, सेक्टर नहीं पूछ रही हूँ, स्ट्रैटेजी बताइए, तरीका क्या होगा अगर कोई 1 लाख रुपए इस समय के बाजार में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू लॉन्ग टर्म में इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, राइट? और चाहे टैरिफ हो या जो भी हो, ये एक स्मॉल बकेट का हिस्सा होंगे और हमेशा कुछ ना कुछ होता होगा। हम एक फ्लैट लाइन में ना बाजार चलता है ना हमारे आसपास की परिस्थितियां चलती हैं। सो 1 लाख रुपए लगाने हैं। विवेक, मुझे स्ट्रैटेजी आप बताइए कि मुझे कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। चलिए ठीक है, तो एक इन्वेस्टर है जो कि म्यूचुअल फंड में ही सपोज इन्वेस्ट करता है, उसको पकड़ते हैं पहले। तो 1 लाख रुपए उसको म्यूचुअल फंड में ही लगाने हैं। ओके, मैं इसको कैसे अप्रोच करूंगा कि वो 1 लाख को मैं एज के हिसाब से तोड़ूंगा। ठीक है, सपोज वो 30 साल का है जिसको 1 लाख रुपए लगाना है, तो 30,000 रुपये जो है मैं निफ्टी और निफ्टी जूनियर उसके अंदर में मैं डाल दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 10 साल तक, क्योंकि मैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, 10 साल तक अगर मैं इसका व्यू बनाऊंगा तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा। बस कम क्या होगा, भावा होगा, बट नेगेटिव तो नहीं होने वाला है। जब इंडिया की जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन मिला के जब रियल जीडीपी जब 11-12% ग्रो करेगी तो फिर हम लॉस कैसे कर सकते हैं उस बड़े इंडाइसेस के अंदर में। बाकी जो 70% है, 70,000 रुपये, उसमें मैं वो सेक्टर देखूंगा जो अभी गिरे पड़े हैं। जनरली क्या होती है म्यूचुअल फंड में, हम लोग उन सेक्टर से उन स्कीम से पैसा डालते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया लास्ट 2-3 साल में। वेरएज मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन प्ले करने में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि जो सेक्टर जो स्कीम सबसे गंदा परफॉर्म की है वो आने वाले 3 साल में ज़्यादा परफॉर्म करेंगी, तो मैं अपना 70,000 रुपया उनमें एलोकेट कर दूंगा और फिर भूल जाऊंगा। ये हो गया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का। अब इक्विटी की बात करते हैं, तो इक्विटी में अगर आप 1 लाख रुपए डालना चाहते हैं तो अगेन आपकी एज का जो परसेंटेज है वो उन स्टॉक्स में डालिए जो आपको पता है कि जो मार्केट कहीं भी चला जाए ये शेयर तो रहेंगे, ये कंपनी बंद नहीं होने वाली। जैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट है मदर स्टॉक्स, जो कंपनीज एक माँ है और वो कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं और उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे एसबीआई, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे इन्फो एज। ये सब कंपनीज आर नॉट होल्डिंग कंपनीज, दीज आर मदर कंपनीज विच आर डूइंग फिनोमिनल इन देयर ओन बिजनेस ऑल्सो। तो मैं 30,000 रुपया उनमें एलोकेट करना चालू करूंगा, बिकॉज वहां मुझे पता है कि कुछ नहीं हुआ, जितना भी डिस्ट्रप्शन आ जाए, जितना भी एआई आ जाए, ये कंपनीज लीस्ट रिस्क जोन पे है। अब बाकी 70,000 जो है वो मैं सेक्टर रोटेशन यूज करूंगा और जिस सेक्टर में मोमेंटम आ रहा है मैं उसमें एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन अगर कोई एक्टिव रहना ही नहीं चाहता और इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहता है तो फिर एक बास्केट
5-10 स्टॉक के 70,000 में 5-10 तो नहीं होने चाहिए, एक्चुअली आइडियली 5 ही होने चाहिए, बिकॉज 10 होने फिर ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है। 5 स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए जो फ्यूचरिस्टिक थीम को बिलोंग करते हो, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, कन्विंस हो सकते हैं, और उनमें इन्वेस्ट करके भूलना पड़ेगा। आप इसको रोज अगर ऐप में देखेंगे मार्क टू मार्केट, तो फिर वो स्टॉक बिक जाएंगे आपके। विवेक, अब मुझे क्या बहुत अच्छी बात आपकी ये लग रही है कि आप देखिए सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट, लेकिन आपको दूसरे एसेट से आपको कोई गुरेज नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में भी कह रहे हैं भाई आप पैसा लगाइए, आपने शुरुआत कमोडिटी से की थी, तो अलग अलग एसेट क्लास जो है आपको लगता है कि सब पर आप बात करते हो और कहते होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि आपका फेवरेट एसेट को क्लास कौन सा है? कमोडिटी से शुरू किया, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे में हाथ आजमाया है और कर रहे हैं, और फिर म्यूचुअल फंड्स की आप बात कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट शाइंग अवे कि हाँ आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। आपका फेवरेट कौन सा एसेट है? कौन मुझे करोड़पति बनाएगा? कौन सा एसेट? लास्ट में पंचलाइन मैंने ऐड कर दिया। सबसे अच्छा है डेरिवेटिव्स। 2 करोड़ रुपए लेके आइए, 1 करोड़ रुपया बन जाएगा करोड़पति। लेकिन डेरिवेटिव्स में हम सुनते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा जो है लॉस खा रहे हैं, फिर आप कैसे ऑफ डेरिवेटिव्स? कोर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ लेके आइए और वो 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स दी ओके, अच्छा आपने भी पंच लाइन दिया व्हिच आई मिस्ड इट। ओके, नहीं, सो रिटेल 2 इन्वेस्टर करोड़ को चाहिए 1 करोड़ पर पहुंचने के लिए। 1 लेकिन करोड़ बनाने के अब लिए मुझे एकदम। बताइए कि मैं करोड़पति किससे बनूंगी? स्टॉक से, म्यूचुअल फंड से, गोल्ड से, कमोडिटी से? मतलब ये एक अच्छा पकड़े गए आप। क्लिकबेट अच्छा है, ये एक क्लिकबेट अच्छा है वेरी ऑनेस्टली, कि हमको 1 करोड़ रुपया कैसे बनाना चाहिए, बट कोई एक पर्टिकुलर जर्नी नहीं हो सकती है। और इसमें क्या ना, किस समय आप मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट का उस समय क्या वैल्यूएशन है, और किस एसेट क्लास में ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है, या किस एसेट क्लास में ज़्यादा पैसे घुस रहे हैं। अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मूविंग वेरिएबल्स हैं, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं हो सकता है कि इक्विटी में डालोगे तो इतना आएगा, गोल्ड में डालोगे तो इतना आएगा। हाँ, हम हिस्टोरिकल लास्ट 50 साल का डेटा देख के एक बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि अगर आप इक्विटी में डालोगे तो मोटा मोटी 14-15% CAGR आता है, गोल्ड में डालेंगे तो 7 से 8% CAGR ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम आता है। तो एक वेल मैनेज्ड, वेल क्रिएटेड पोर्टफोलियो विथ अ कंट्रोल्ड रिस्क, वो रिस्क जो आपको सूट करता हो, आई थिंक दैट शुड बी दी एजेंडा ऑफ एवरीवन। और वो अल्टीमेटली 1 करोड़ तो बनेगा ही, डिपेंड करता है आप कितना कैपिटल डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो 5 साल में बन जाएगा, और अगर आप कम कैपिटल डालेंगे, आप 1 लाख रुपए डालेंगे अगर, तो फिर वो 1 करोड़ बनने में समय लगेगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज you should understand your risk profile and select asset class based on that risk profile, और एक अच्छा प्यारा सा पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट कीजिए, ताकि क्लियरली आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क को मेजर कर सकते हैं। इक्विटी ऑब्वियसली इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग एसेट क्लास, डायरेक्ट इक्विटी। फिर उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी में भी हम लोग जाएं तो स्मॉल कैप्स में ज़्यादा रिटर्न आते हैं, मिड कैप्स में उससे कम आते हैं, लार्ज कैप में उससे कम आते हैं, बट डायरेक्ट इक्विटी इज ऑब्वियसली दी हाईएस्ट रिटर्न कैटेगरी। फिर म्यूचुअल फंड विच इज द इनडायरेक्ट इक्विटी। आप इनडायरेक्ट इक्विटी में करेंगे तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड मैनेजर को आपको फीस देना पड़ रहा है, 2% वो मैनेजमेंट फीस ले रहा है आपसे, तो आपका उतना ही पैसा कम हो जा रहा है हर साल। इसीलिए म्यूचुअल फंड टिपिकली परफॉर्म्स लेसर देन द डायरेक्ट इक्विटी। और फिर बॉन्ड प्रोडक्ट्स है, गोल्ड अभी अच्छा कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप 20 साल का गोल्ड का CAGR देखेंगे तो वो 8-9% ही होगा। प्रॉपर्टी मार्केट उसका भी CAGR देखेंगे तो वो 8-9% ही होगा। तो बेसिकली वेल राउंड पोर्टफोलियो, और इक्विटी अगर आपको एग्रेसिव होके ज़्यादा रिटर्न कमाना है और जल्दी कमाना है, और फुल टाइम अगर आप हो सकते हैं तो डेरिवेटिव्स। बिकॉज मैं डेरिवेटिव के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी खुद की बनावट ही डेरिवेटिव से हुई है, तो आई कैन नॉट से अगेंस्ट इट। बट व्हाट आई एम सेइंग, डेरिवेटिव होने के लिए आपको फुल टाइम होना पड़ेगा, ताकि आप लिवरेज का फायदा उठा सकें और बड़ा पैसा जल्दी बना सकें। और लर्न करके, विवेक जैसे लोगों से लर्न करते रहिएगा। ओके, सो मतलब रिस्क, एज फैक्टर, रिस्क फैक्टर, कितने समय के लिए आप मार्केट में आना चाहते हैं, ये जो है बेसिक्स, इनका ख्याल रखना है। सो बिफोर आई क्लोज, मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछना चाहती थी, पर मैं फिर मार्केट के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। तो आपका पहला इन्वेस्टमेंट आपको याद है क्या? गलती पे तो हमने बात कर ली, आपका पहला इन्वेस्टमेंट आपको याद है क्या?
मुझे पहला ट्रेड याद है, जो कि मैंने 2010 मेरे एमबीए के पहले मैं जब डेरिवेटिव में थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा था 2002 में, तो मुझे पहला ट्रेड याद है कि मैंने आईटीसी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था। तो मैंने ले लिया था कॉल ऑप्शन, क्योंकि किसी ने गलती से कॉल ऑप्शन बेच दिया था पुट समझ के, और मेरे पैसे बन गए थे। तो मुझे वो ट्रेड एकदम याद है। इसलिए याद है कि मुझे लग रहा था मैंने पैसे तो बना लिए, बट इट इज बिकॉज ऑफ द मिजरी ऑफ समवन एल्स हु कमिटेड अ मिस्टेक। तो वो एक मेरे माइंड में रजिस्टर्ड है कि शेयर बाजार इज ऑल अबाउट you making money because someone is committing some mistake, and you don't want to be that person who is committing mistake. Sure, you can commit one or two mistakes because mistakes also help us to learn, but आप consistently mistakes नहीं कर सकते हैं शेयर बाजार में। नहीं तो there are many people like me who is sitting on the desk and waiting to catch the mistakes which you are doing, and they will make money out of you. बाकी investing के मेरे very honestly कोई ऐसा कोई एक स्टॉक पुराना अगर मैं बात करूं कि नहीं था जिस पे मैंने इन्वेस्टिंग करके अपने आप को बिल्ड किया, बट हाँ अगर मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है एक्टिवली, उसमें मैं अगर कुछ स्टॉक की बात करूँ तो बिकॉज मैं फिनेंस मार्केट को बिलोंग करता हूँ, मेरा कॉम्पिटेंस इस मार्केट में है, तो मैं इसका इकोसिस्टम समझता हूँ। तो कंपनीज लाइक CDSL, BSE वगैरह, इनमें मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाया, जो कि बहुत स्वाभाविक सी थी बिकॉज मुझे दिख रहा था कि BSE में वॉल्यूम बढ़ रहा है, मुझे दिख रहा था कि CDSL का नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ रहा है। तो जो वॉरेन बफेट साहब कहते हैं ना कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, आपका वेल्थ क्रिएटिंग प्रोडक्ट या स्टॉक जो है वो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से ही आएगा। तो मैंने उसको अच्छे से यूज करके इन्वेस्ट करके जो अच्छा पैसा बनाया मोमेंटम इन्वेस्टिंग में, वो मैंने उनमें बनाया। बट राइट नाउ आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट एंड इंक्रीजिंग माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो मोमेंटम का फंडा क्या होता है? इट्स नॉट फॉर फेंट हार्टेड। बल्कि मैं कहूंगा कि इट इज अ वेरी पीसफुल वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग द मार्केट, बिकॉज ये क्या करता है ना, देखिए इन्वेस्टिंग में एक प्रॉब्लम है कि इसमें अननोन वेरिएबल्स बहुत है। जैसे एग्जांपल अब जेंसॉल है जो अभी काफी चर्चित में है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू के कारण स्टॉक प्राइस क्रैश कर गया, या मनसुख जो पहले था। अब प्रमोटर ने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। अल्टीमेटली हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो प्रमोटर के विजन और उसके फ्यूचर गाइडेंस पे काफी रिलाई करते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या करता है ना, इतने सारे जो अननोन वेरिएबल्स है ना उनको समझ के सिर्फ एक प्राइस जो है ना उस पर डाल देता है। अब आपको खाली प्राइस देख के उस पर जजमेंट क्रिएट करना है। तो मैं तो कहूँगा बल्कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग लोगों के दिल का ध्यान रखता है, फेंट हार्ट के लिए तो है ही नहीं है। इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली फॉर अ फेंट हार्ट, कि अगर स्टॉक गिर रहा है और आपको पता ही नहीं है क्यों गिर रहा है, तो गिरता रहेगा और आप डिनायल मोड पे रहते रहेंगे। और वो भी हमने आपसे सीख लिया कि आपको जो है उसमें से है एग्जिट नहीं करना होता, ट्रेड को शिफ्ट करना होता है, अपनी रणनीति बदलनी होती है। राइट, सो थैंक यू सो मच विवेक, आपने बहुत समय हमारे लिए निकाला, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और अच्छा ये लगा कि हम सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे थे, हम स्ट्रैटेजी बता रहे थे। सो थैंक यू सो मच विवेक, आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सो विवेक बजाज थे आज हमारे मेहमान। ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा, और मुझे लगता है बहुत वैल्यूबल जो है उन्होंने हमें ज्ञान आज दिया है। ऐसी बातें जो कि आपको इधर उधर कहीं नहीं मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। एक रिलैक्स चैट, और उसमें उन्होंने हमें कितनी अच्छी बातें बताई ना। आई जस्ट लव्ड इट कि रिवेंज के साथ जो है निवेश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, देखते रहिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस तरह के पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। और हमारे पॉडकास्ट के बारे में भी आपके मन में जो फीलिंग उठ रही है कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।